नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर पर चर्चा करेंगे जो कि क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल मतलब कि एरिया। 2D के जितने भी डायग्राम्स होंगे उन सारे डायग्राम्स पर आज चर्चा करेंगे। उनके फॉर्मूले क्या होंगे, कैसे बनते हैं, सारी बातों को आज के इस वीडियो में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का जो नाम है, चैप्टर का जो नाम है वो है क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल, एरिया। अब क्षेत्रफल बोलते किसको हैं, किन किन आकृतियों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। यहां पे 2D के साथ इसका क्या संबंध होता है। 2D मतलब 2 डायमेंशंस, मतलब द्विविमीय आकृतियां। तो सारी बातों को समझेंगे। सबसे पहले तो यह समझिए 2D आकृतियां होती क्या है, 2 डायमेंशंस की जो आकृतियां होती है वो आकृतियां होती क्या है। अब 2D का मतलब जिसमें 2 ही डायमेंशंस होंगे, एक होगा x और दूसरा होगा y। कहने का मतलब जिसको मैं कॉपी में या बोर्ड में ड्रॉ कर सकता हूं वो आकृतियां कहलाएंगी 2D आकृतियां, जिसमें x और y डायमेंशंस हो, 2 ही डायमेंशंस x और y, बाहर की ओर z ना हो, उसको आप बोलेंगे 2D, 2 डायमेंशंस। जैसे अगर मैं बात करता हूं देखो त्रिभुज की, तो त्रिभुज ऐसा बनता है, त्रिभुज में 2 ही डायमेंशंस हैं, एक तो ये x हो गया और दूसरा ये हो गया y। बाहर की ओर कोई निकलता है क्या, नहीं निकलता है, तो त्रिभुज किस में आ जाएगा, 2D में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं वृत्त की, तो वृत्त में भी आप देख सकते हैं, एक तो है x और दूसरा क्या है y। बाहर की ओर कोई डायरेक्शन या कोई डायमेंशंस निकलता है क्या, नहीं निकलता है, तो वृत्त भी किस में आ जाएगा, 2D में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में भी आप देख सकते हैं, एक तो है x डायमेंशन और दूसरा क्या है y। कोई z निकल रहा है क्या बाहर की ओर, नहीं निकल रहा है, तो त्रिभुज भी 2D आकृति है, चतुर्भुज भी 2D आकृति है और वृत्त भी 2D आकृति ही है। ऐसी आकृतियां जिनको आप कॉपी में या फिर बोर्ड में ड्रॉ कर सकते हैं, वो सारी आकृतियां कहलाएंगी 2D आकृतियां। क्योंकि बोर्ड में आप देखेंगे तो 2 ही डायमेंशंस आप ड्रॉ कर पाएंगे, x और y। z डायमेंशन जो निकलता है वो बाहर की ओर निकलता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसा z बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये z कहां निकलता है, बाहर की ओर। तो 2D आकृतियों में 3 आकृतियां आएंगी, एक त्रिभुज, दूसरा चतुर्भुज और तीसरा वृत्त। अब यहां पे क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको समझना है कि 2D आकृति ये जो स्थान घेरती है उसी को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। मतलब ये जो चतुर्भुज मैंने बनाया है, ये जितना स्थान घेर रहा है उसी को बोलेंगे क्षेत्रफल। ये जो वृत्त है ये जितना स्थान घेरेगा इसी को क्या बोलेंगे आप, इस वृत्त का क्षेत्रफल। ये जो त्रिभुज है ये जितना स्थान घेरेगा इसी को क्या बोलेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेंगे। तो ये 2D आकृतियां जितना स्थान घेर रही हैं उसी को आप बोलते हैं क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज जितना स्थान घेरा है उसी को बोलेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये वृत्त जितना स्थान घेरा है उसी को बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज जितना स्थान घेरा है उसी को बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपने सबसे पहले क्या समझा, आपने समझा 2D आकृतियों को। 2D आकृतियों का मतलब ऐसी आकृतियां जिसमें 2 ही डायमेंशंस होंगे, एक तो x होगा और दूसरा क्या होगा, y। ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। z डायमेंशन नहीं होगा, केवल 2 ही डायमेंशंस होंगे, एक तो x और दूसरा y। जिसको आप कॉपी में बोर्ड में ड्रॉ कर सकते हैं वो सारी आकृतियां क्या है, 2D हैं। 1D भी होती हैं जिनको आप बोर्ड में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बात कर रहा हूं मैं 2D आकृतियों को बोर्ड में ड्रॉ किया जा सकता है। तो 2D आकृतियों में आपका त्रिभुज भी आता है, चतुर्भुज भी आता है, वृत्त भी आता है। तो 2D आकृतियों को आप बोर्ड में या कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो। आप देख सकते हैं ये 3 आकृतियां आपको कवर करनी है, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। अगर बात करूंगा क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है, तो ये आकृतियां जितना स्थान घेरती हैं उसी को आप क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं उस आकृति का। चतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब ये पूरा, ये देखिए ये पूरा स्पेस जो है यही क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये देखिए ये पूरा स्पेस क्या है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा स्पेस क्या है, ये पूरा स्पेस आप देख पा रहे हैं, ये वृत्त का क्षेत्रफल है।
अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। चतुर्भुज में अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज आपको कवर करने हैं। जैसे बात करूं मैं आयत की, वर्ग की, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये 5 प्रकार के चतुर्भुज आपको कवर करने हैं। त्रिभुज में अलग अलग प्रकार के त्रिभुज आपको कवर करने हैं। जैसे बात करूं मैं त्रिभुज में तो आपका हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और वृत्त में आपको वृत्त ही पढ़ना है। यहां पे अलग अलग प्रकार का कोई वृत्त होता नहीं है, आपको वृत्त पढ़ना है, उसी में अर्धवृत्त भी कवर करना है। तो पहले चतुर्भुज के जितने भी टाइप होते हैं उनके सारे फॉर्मूले मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि व्यापम के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जनरली फॉर्मूले ही पूछ लेता है कभी कभी। अभी पिछले 1-2 साल में जो एग्जाम्स हुए हैं व्यापम के, उनमें आप देखेंगे तो सीधे सीधे फॉर्मूलों पर ही क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो पहले तो फॉर्मूले समझते हैं कि इनके फॉर्मूले क्या होंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन चतुर्भुज से। सबसे जो पहला टॉपिक होगा वो होगा चतुर्भुज। चतुर्भुज ये पहला टॉपिक होगा। तो चतुर्भुज क्या होता है? तो 4 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को आप क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। ये देखिए ये चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें 4 कोण होंगे, इसको आप बोलते हैं चतुर्भुज। इसको भी आप चतुर्भुज ही बोलेंगे। ये देखिए ये भी क्या है? चतुर्भुज। 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें 4 कोण भी होंगे, उसको आप बोलेंगे चतुर्भुज। ऐसा नहीं कि यही चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज ही है। ये देखिए इसको भी आप चतुर्भुज ही बोलेंगे। ये देखिए ये भी क्या है? चतुर्भुज ही है, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति। कैसा भी डायग्राम बना लो, ये देखो ये भी क्या है? चतुर्भुज ही है। 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें 4 कोण होंगे, तो उसको आप क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। तो चतुर्भुज की परिभाषा क्या हो जाएगी? 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति। 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति बंद होनी चाहिए तभी वो चतुर्भुज होगी, जिसमें 4 कोण भी होंगे, जिसमें 4 कोण भी होंगे, जिसमें 4 कोण भी होंगे। तो 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें 4 कोण भी होंगे, उसको आप बोलेंगे चतुर्भुज। ये देखो 4 भुजाओं तो इसमें भी हैं। ये देखिए 4 भुजाएं तो इसमें भी है। ये पहली भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, लेकिन ये चतुर्भुज है क्या? नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं बंद आकृति होनी चाहिए। तो 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें 4 कोण भी होंगे, उसको बोलेंगे आप चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज आपको कवर करने हैं। पहला जो है वो है आयत। बहुत इंपॉर्टेंट है आयत और वर्ग। तो पहला है आयत। आयत के बारे में समझेंगे क्या क्या खास बातें हैं। तो जितने भी प्रकार के चतुर्भुज होते हैं उनके सारे फॉर्मूले मैं आपको समझा देता हूं। थोड़ा सा फॉर्मूलों पे काम करेंगे, उसके बाद आएंगे इनके प्रश्नों पे। तो पहले आयत के बारे में समझते हैं कि आयत की क्या क्या खास बातें होती हैं। तो आयत की पहली खास बात क्या है? चतुर्भुज का प्रकार है। चतुर्भुज का एक प्रकार है। ये चतुर्भुज का एक प्रकार है। पहली बात यह है आयत की कि चतुर्भुज का एक प्रकार है। ठीक। अब दूसरी खास बात क्या है? चतुर्भुज का एक प्रकार है, ये तो समझ आ गया। अब चतुर्भुज का एक प्रकार है मतलब ये 2D आकृति है, क्योंकि चतुर्भुज भी अगर 2D आकृति है तो आयत भी क्या होगा? 2D आकृति ही होगा, क्योंकि चतुर्भुज का एक प्रकार है, कहने का मतलब 2D आकृति। अब आयत होता क्या है समझेंगे। तो आयत क्या होता है? चतुर्भुज का एक प्रकार होता है जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। आमने सामने की भुजा बराबर होगी, कहने का मतलब ये अगर ए है तो ये ए होगा, ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी। तो आप पहली और खास बात जो समझे हैं वो क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर। लेकिन क्या इतना ही बोल देने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। केवल इतना ही बोलने से आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो आयत ही होगा। हो सकता है वो समांतर चतुर्भुज हो जाए, पैरेललोग्राम बोलते हैं जिसको। तो आमने सामने की भुजा बराबर तो है, लेकिन चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं।
चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये दूसरी और महत्वपूर्ण बात है, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये देखिए, ये चारों कोण जो है ये 90 डिग्री के होते हैं। ये दोनों खास बात है आयत के बारे में। तो पहला आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब आमने सामने की भुजा बराबर, तो ए जो है उसको मैं क्या बोल दिया, लंबाई। लंबाई कितना है ए और चौड़ाई कितना है बी। इसको मैं बोल दिया लंबाई और इसको मैं बोल दिया चौड़ाई। दोनों अलग अलग है तो लंबाई ए और चौड़ाई बी। तो आयत चतुर्भुज का एक प्रकार 2D आकृति, लंबाई ए और चौड़ाई क्या हो गई बी, आमने सामने की भुजा बराबर, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये खास बात हो गई आयत की। अब इसके फॉर्मूलों पर आते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है आयत का वो है क्षेत्रफल, एरिया। तो आयत का क्षेत्रफल। अच्छा, एक और खास बात चाहो तो देख सकते हैं, दो सेट समानांतर रेखाएं होती हैं। दो सेट समानांतर रेखाएं होती हैं। दो सेट समानांतर रेखाओं का मतलब एक सेट तो ये रहा, ये देखिए एक सेट ये रहा और दूसरा सेट ये रहा। तो दो सेट समानांतर रेखाएं होती हैं। दो सेट, एक तो ये रहा सेट। समानांतर रेखाओं का मतलब वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं, मतलब इनके बीच की दूरी हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम ही होगी। ये देखो, ये दूरी हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम। इन रेखाओं को बोलते हैं समानांतर रेखाएं। तो आप देख सकते हैं यहां पे दो सेट समानांतर रेखाएं हैं, एक सेट ये है और एक सेट ये है। तो दो सेट समानांतर रेखाएं हैं। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। कहने का मतलब ए गुणा बी, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल बताएगा क्या, तो ये क्षेत्रफल बताता है इसको, ये देखो, ये a इंटू बी जो है ये क्या बता रहा है, ये वाले स्पेस को बता रहा है। ये भी ध्यान देना है आपको, क्योंकि प्रश्न में कंफ्यूजन होता है कि क्षेत्रफल निकालने का मतलब क्या। तो क्षेत्रफल निकालने का मतलब ये जो मैंने लाइन खींचा है, इस स्पेस के बारे में बता रहे हैं आप कि क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब a गुणा बी। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, इकाई की बात करूं, तो इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर या जनरली सेंटीमीटर स्क्वायर। और भी इकाइयां होती हैं लेकिन जनरली मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, मीटर का मीटर में गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला फॉर्मूला हो गया क्षेत्रफल का। दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला है परिमाप, पेरीमीटर बोलते हैं इसको। अब परिमाप क्या होता है समझो। परि मतलब होता है बाहर, ये परि का मतलब होता है बाहर, माप मतलब मेजरमेंट। परिमाप बताता है बाहर के माप को। बाहर का माप कहने का मतलब ये देखो, ये जो बाहर की माप है इसको बता रहा है परिमाप। इसको बोलते हैं आप क्या, इसको बोलते हैं परिमाप। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, देखो a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b। तो 2 को बाहर निकाल दो, ब्रैकेट में कितना बचा, a प्लस बी। कहने का मतलब 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, ये हो जाएगा परिमाप। ये होगा आयत का परिमाप। तो परिमाप को समझना है कि परिमाप होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि परिमाप होता क्या है। क्योंकि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, मान लो आयताकार खेत है आपके पास, आयताकार खेत है, उसके चारों ओर क्या लगाना है, तार लगाना है, कांटा वाला तार। मान लो आयताकार खेत है, उसके चारों ओर कांटा वाला तार लगाना है, तो वो तार कहां लगाओगे, तो वो तार लगाओगे आप परिमाप में, ना कि क्षेत्रफल में। तार कहां लगाओगे, ये वाले पे लगाओगे ना तार, ये देखो इस पे तार लगाओगे, इस पे तार लगाओगे आप। तो आपको पता होना चाहिए परिमाप की बात कर रहा है। जैसे मान लो आयत को खोल के मैं बना दिया वृत्त, आयत को खोल दिया और मैं बना दिया वृत्त, तो आपको समझना पड़ेगा परिमाप दोनों का क्या है, बराबर, जिसको वृत्त में परिधि बोलता हूं मैं। क्योंकि मान लो ये कोई तार था, इसको मोड़ के बना दिया आयत, इसी को मोड़ के बना दिया वृत्त। कहने का मतलब आप इसको खोल दीजिए तो ये पेन का जो लेंथ है वही प्राप्त हो जाएगा आपको। तो परिमाप का मतलब क्या, इसको खोल दूंगा तो एक सीधा ऐसा तार मिलेगा आपको। तो इसका जो यूनिट है वो किसमें आएगा, मीटर में आएगा या सेंटीमीटर में। लेंथ है, अब लेंथ तो मीटर में या सेंटीमीटर में। आप खुद सोचो, जोड़ूंगा तो मीटर प्लस मीटर, मीटर ही तो रहेगा, मीटर स्क्वायर तो होगा नहीं। और वैसे भी आपको समझ में आ रहा है, जब इसको मैं पूरा ओपन कर दूंगा तो ऐसा एक वायर मिलेगा, मान लो मेरे को, इसका लेंथ मीटर में ही तो रहेगा, 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर, मीटर में ही रहेगा। तो परिमाप को समझना है, बहुत यूज होता है।
एक तार है, इसको मैं मोड़ के बना दिया वृत्त, इसी को मैं मोड़ के बना दिया आयत, तो आयत का जो परिमाप है वो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो परिमाप आप बोल देते हैं चतुर्भुज या त्रिभुज के केस में, और परिधि आप बोलते हैं वृत्त के केस में। दोनों का मतलब एक ही है, बाहर का माप। तो परिमाप मतलब बाहर का माप, समझना है आपको। तो a प्लस बी, ए प्लस बी, 2a प्लस 2b, 2 को बाहर निकाला, ब्रैकेट में बचा a प्लस बी, मतलब लंबाई धन चौड़ाई। यूनिट होगा इसका मीटर या सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट आता है विकर्ण, डायगोनल बोलते हैं इसको, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है तो आपको समझना है, विकर्ण बोलते किसको हैं, देखते हैं विकर्ण किसको बोलेंगे। तो विकर्ण किसको बोलेंगे, देखिए विकर्ण इसको बोलेंगे, ये वाले छोर को मिला दो, ये वाले छोर से इसको बोलेंगे विकर्ण, या ये भी क्या है, विकर्ण ही है, इसको बोलते हैं विकर्ण। अब ये कैसे निकालेंगे विकर्ण, तो समझते हैं विकर्ण निकालेंगे कैसे। देखिए बहुत आसान है, समझ के पूरे फॉर्मूलों को ध्यान रखना है आपको। ये आपका विकर्ण है, ये निकालना है, इसको मैं डी बोल दिया, डी फॉर डायगोनल। ये कितना है, बी है, और ये कितना है, ए है, और ये 90 डिग्री। अब ये ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल में एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो उसको कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये कौन सा त्रिभुज बन चुका है, समकोण त्रिभुज बन चुका है, समकोण त्रिभुज बन चुका है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि भाई कर्ण का जो वर्ग है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का जो वर्ग है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसको इधर लिखो या इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण पहचानना मेन होता है, तो कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोलते हैं। मेन कर्ण की पहचान करना होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को आप हमेशा क्या बोलते हैं, कर्ण। क्योंकि कभी कभी ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा, ये देखो ये 90 डिग्री है, तो कर्ण कौन सा होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इसको मैं क्या बोलूंगा, कर्ण बोलूंगा। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहां से डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से विकर्ण कितना मिल जाएगा आपको, वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, सारे फॉर्मूले आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। क्या होंगे तो आप देख लीजिए, पहला फॉर्मूला था क्षेत्रफल का, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बता क्या रहा है, एकदम क्लियर आपको पता होना चाहिए। परिमाप 2a प्लस 2b मतलब 2 ब्रैकेट में a प्लस b। विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, तो कर्ण ही विकर्ण मान लो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण कितना मिलेगा, वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण ध्यान रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और एक त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का है उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जो कि बोलता है कर्ण का वर्ग, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले यहां पे बनेंगे, क्षेत्रफल का, परिमाप का, उसके बाद विकर्ण का। तो याद कुछ नहीं करना है, समझ के पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, 2D भी और 3D भी। तो आज मैं केवल 2D पढ़ा रहा हूं आपको। अब यहां पे एक बात ये भी समझो, नोट करके लिखवा रहा हूं मैं, दोनों विकर्ण बराबर होंगे, दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों विकर्ण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल बराबर होंगे। अगर मैं ये वाले विकर्ण की बात करता हूं तो ये वाला विकर्ण देखो ऐसा बनेगा, ये देखिए, अगर मैं ये वाले विकर्ण की बात कर रहा हूं तो ये विकर्ण जो है ये डी है, ये क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा बी, ये 90 डिग्री, तो यहां पे भी तो वही आएगा, डी का वर्ग बराबर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, तो डी का वैल्यू तो वही आएगा, वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो, तो दोनों ही विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों विकर्ण क्या है, बराबर है। तो परिमाप हो गया, विकर्ण हो गया, और उससे पहले क्षेत्रफल हो गया। एक और खास बात, दोनों विकर्ण बराबर होंगे तथा एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, ये खास बात है।
एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ये खास बात है, समद्विभाजित करने का मतलब बराबर बराबर भाग में काटेंगे। तो ये खास बात ध्यान रखिएगा। जैसे इसका मतलब समझेंगे तो क्या होता है, मान लो विकर्ण है, मान लो 24 सेंटीमीटर का, मान लो विकर्ण है 24 सेंटीमीटर का, इसका मतलब दोनों ही विकर्ण कितने कितने सेंटीमीटर के हैं, 24 सेंटीमीटर के। अब समद्विभाजित करने का मतलब यहां पे कट कर रहा है, तो ये 12 होगा, ये 12 होगा, ये 12 होगा, ये 12 होगा। ये होता है समद्विभाजित करने का मतलब। वर्ग पढ़ेंगे तो बताऊंगा, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग पढ़ेंगे तो समझाऊंगा, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। लेकिन यहां पे 90 डिग्री पर समद्विभाजित नहीं करेंगे, केवल मैं क्या बोल रहा हूं, समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब बाइसेक्ट, इसका मतलब होता है बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये पूरा 24 है, ये पूरा 24 है, समद्विभाजित करने का मतलब यहां पे कट कर रहे हैं, तो ये 12 होगा, ये 12, ये 12 होगा और ये 12 होगा। ये खास बात है इसकी। तो आप देख सकते हैं क्या क्या आपने पढ़ा आयत के बारे में। तो सबसे पहले देखो, आंख बंद करो, पूरा रिवीजन कर सकते हो। पहला क्या है, आयत चतुर्भुज का एक प्रकार है। क्यों? क्योंकि 4 भुजा होती है, 4 भुजा से बनी बंद आकृति है और 4 कोण होते हैं। दूसरी बात, 2D आकृति है, चतुर्भुज है मतलब 2D आकृति है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, उसके बाद आपने आयत की खास बात समझी, आमने सामने की भुजा बराबर और चारों कोण होते हैं 90 डिग्री के। आमने सामने की भुजा बराबर और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। 2 सेट समानांतर रेखाएं होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बात की मैंने क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब A गुणा B। यूनिट होगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप, बाहर का माप A प्लस बी, A प्लस बी, 2A प्लस 2B, 2 ब्रैकेट में A प्लस बी। यूनिट होगा मीटर या सेंटीमीटर। इसके बाद आपने विकर्ण को समझा, D बराबर वर्गमूल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका यूनिट मीटर या सेंटीमीटर होगा, क्योंकि लेंथ है, ये लेंथ है मतलब मीटर या सेंटीमीटर। ठीक, दोनों विकर्ण बराबर होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे मतलब बराबर बराबर भागों में काटेंगे। तो 24 है तो 12 12 12 और 12 हो जाएगा। ठीक, तो ये आयत के बारे में सारी जानकारी हो गई। इतनी जानकारी अगर है तो आयत का कोई भी प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। चलो अब बढ़ते हैं वर्ग की ओर। मैक्सिमम प्रश्न तो फॉर्मूले से ही बन जाते हैं। तो वर्ग, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। तो इसकी खास बात क्या है, तो पहला पॉइंट, चतुर्भुज का एक प्रकार है, जैसे कि आयत भी था, चतुर्भुज का एक प्रकार है। पहली बात, चतुर्भुज का एक प्रकार है। दूसरी बात, 2D आकृति है, क्योंकि चतुर्भुज भी अगर 2D आकृति है तो फिर वर्ग भी 2D आकृति ही होगा। अब यहां पे बात की जाए वर्ग की, तो वर्ग क्या होता है, तो वर्ग ऐसी आकृति को बोलते हैं जिसमें चारों ही भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ये देखिए, चारों भुजाएं बराबर होगी, मतलब ये A है तो ये भी A, ये भी A और ये भी A। कहने का मतलब चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं होंगी बराबर। लेकिन क्या इतना बोलने से ये वर्ग हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं बराबर तो समचतुर्भुज में भी होती हैं। तो चारों भुजाओं को देखेंगे तो बराबर है, लेकिन खास बात, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये देखिए, ये चारों कोण जो है ये 90 डिग्री के होंगे। 2 सेट समानांतर रेखाएं, जैसा कि आपने देखा था, वहां पे भी 2 सेट समानांतर रेखाएं होंगी। 2 सेट समानांतर रेखाएं होंगी। 2 सेट समानांतर रेखाएं, एक ये सेट हो गया और एक ये सेट हो गया। 2 सेट समानांतर रेखाएं हैं। अब चारों भुजाएं बराबर हैं तो उसको लंबाई और चौड़ाई नहीं बोल के क्या बोलूंगा मैं, भुजा बोलूंगा। भुजा क्या है इसकी, ए। लंबाई चौड़ाई अलग अलग नहीं बोलेंगे आप। चारों ही भुजाएं बराबर हैं तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग बोल ही नहीं सकते। आप क्या बोलेंगे, भुजा। भुजा की लंबाई क्या है, ए है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। जैसे वहां पे क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई। वहां पे आपने क्या पढ़ा था, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है। तो आप लंबाई गुणा चौड़ाई ना बोल के ए स्क्वायर बोलेंगे, मतलब क्या, भुजा का वर्ग बोलेंगे। भुजा का वर्ग बोलेंगे। यूनिट किस में आएगी इसकी, तो वही मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में इसकी यूनिट होगी। तो ये हो गया क्षेत्रफल वर्ग का। क्या बताएगा, तो ये कितना स्थान घेर रहा है, इसी को बोलेंगे वर्ग का क्षेत्रफल।
जैसा कि मैंने बताया था। दूसरी बात होगी परिमाप की। परिमाप, परिमाप मतलब बाहर का माप कितना हो जाएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये हो जाएगा परिमाप। a प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब कितना, 4a, मतलब 4 इंटू भुजा। यूनिट हो जाएगा मीटर या सेंटीमीटर, यूनिट हो जाएगा मीटर या सेंटीमीटर। तो परिमाप मतलब बाहर का माप, जैसा कि मैंने समझाया था। कितना आसान हो गया, a प्लस बी था, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 इंटू ए। तीसरी बात होगी इसके विकर्ण की, डायगोनल। अब यहां पे समझते हैं डायगोनल को, क्या बनेगा डायगोनल, किसको बोलेंगे डायगोनल, ये देखिए यहां से पकड़ के यहां पे मिला दिया, ये होगा डायगोनल। ये भी तो डायगोनल ही है, ये देखिए इसको मिला दिया, ये भी क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल निकालते हैं तो आप देखेंगे डायगोनल क्या होगा। देखिए थोड़ा सा मेजरमेंट को सही ले लेते हैं, ये देखिए ये ए है, ये ए है, ये डी है, ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है एक। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2a का स्क्वायर। अब a बाहर आ गया तो बचा क्या, a वर्गमूल 2, ये हो जाएगा विकर्ण, d बराबर a वर्गमूल 2। तो बहुत आसान है। वहां पे अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो यहां से स्टार्ट करो ना, फॉर्मूला रटने को कौन बोल रहा है। ये अगर याद नहीं है तो आप यहां से स्टार्ट करो कि डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो डी बराबर वर्गमूल 2a स्क्वायर, ए बाहर आ गया बचा कितना, √2, तो डी बराबर हो जाएगा a√2। तो देख सकते हैं आप, क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, परिमाप 4 गुणा भुजा, विकर्ण भुजा गुणा वर्गमूल 2, इसको लिख सकते हैं ऐसा। ये क्या है, a, तो a है भुजा, भुजा गुणा वर्गमूल 2। तो इसका यूनिट किस में आएगा, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। तो ये हो गया विकर्ण। एक आपने पढ़ा, दूसरा आसानी से बन गया। देखो अब ये बात आपको समझ में आ रही है कि दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर। अगर आप ये वाले विकर्ण को देखें तो ये वाला विकर्ण भी तो वही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है आपको। ये देखो ये वाले विकर्ण को अगर आप देखते हो तो ये विकर्ण भी, तो ये a है, ये a है, ये हो जाएगा d। तो ये विकर्ण क्या होगा, तो वापस से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2a स्क्वायर, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल 2 इंटू ए। तो यहां से आप बोल सकते हैं दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। यहां से आप बोल सकते हैं दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। पहली बात, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये खास बात है इसकी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री पर। ध्यान रखेंगे दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर तभी बाइसेक्ट करेंगे जब चारों भुजाएं बराबर होंगी। एकदम खास बात है ये। चारों भुजाएं अगर बराबर हैं, चारों भुजाएं अगर बराबर हैं, चारों भुजाएं अगर बराबर हैं तभी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, तभी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, मतलब समद्विभाजित करेंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो यह खास बात ध्यान रखेंगे, चारों भुजाएं बराबर हैं तभी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे भाई। तो यहां पे आप देख सकते हैं होगा क्या, मान लो ये कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है, इसका ये पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण हो गया। अब आपको ध्यान देना है, मान लो विकर्ण है 24 सेंटीमीटर का, तो एक दूसरे को समद्विभाजित तो करेंगे 12 12 12 12, लेकिन 90 डिग्री पर, मतलब ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री। समझ आ रही है बात? कहने का मतलब अगर मैं ये वाले ट्रायंगल को उठा लेता हूं तो ये क्या है, भुजा, ये क्या है 12, ये क्या है 12, ये 90 डिग्री, मतलब ये क्या हो गया है, कर्ण हो गया है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो इस अलग से ट्रायंगल को उठा के मैं क्या निकाल सकता हूं, भुजा निकाल सकता हूं।
पाइथागोरस लगा दूंगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर तभी बाइसेक्ट करेंगे जब चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, जो कि होती है कहां पे, जो कि होती है वर्ग में और समचतुर्भुज में, ध्यान रखिएगा। इसीलिए वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, बराबर भागों में। समझ आ रहा है? 90 डिग्री पर तभी काटेंगे जब चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो वर्ग में और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग और समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब स्क्वायर और रोम्बस, समचतुर्भुज को बोलते हैं रोम्बस। तो ये दोनों देख सकते हैं आप। आपने आयत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली, इससे बाहर आपको आवश्यकता नहीं है। विकर्ण भूल गए तो निकाल लोगे यार, एकदम तुरंत निकालोगे। आप बोलोगे सर डी का वर्ग बराबर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, यहीं से काम स्टार्ट करूंगा, क्यों मैं फॉर्मूला याद करूं। दोनों विकर्ण बराबर होंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करेंगे। करेंगे समद्विभाजित लेकिन 90 डिग्री पर नहीं। 90 डिग्री पर तभी समद्विभाजित करेंगे जब चारों भुजाएं बराबर होंगी, जैसा कि वर्ग में और समचतुर्भुज में होता है। तो चारों भुजाएं अगर बराबर हैं तभी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे। एक और खास बात चाहे तो लिख सकते हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होंगे, चारों कोण 90 डिग्री के होंगे तभी दोनों विकर्ण बराबर होंगे, तभी दोनों विकर्ण बराबर होंगे, तभी दोनों विकर्ण बराबर होंगे। यह थ्योरम है, इनको सिद्ध नहीं करा रहा हूं। चारों कोण 90 डिग्री के होंगे तभी दोनों विकर्ण बराबर भी होंगे। कहां कहां पे होता है, वर्ग में और आयत में। अभी आपने देखा वर्ग और आयत में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तभी तो दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो ये दो थ्योरम हैं, इनको ध्यान रखिएगा। चारों भुजाएं अगर बराबर है तभी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे। चारों कोण 90 डिग्री के होंगे तभी दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसा कि आपने देखा चारों कोण क्या है, 90 डिग्री के, तभी तो वर्ग और आयत दोनों के दोनों विकर्ण क्या है, बराबर हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया आयत और वर्ग। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो आयत के जैसा, इसको ध्यान रखो, यहीं से लिंक करेंगे आयत के जैसा, आयत के जैसा इसको लिंक करना। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको। तो पहला पॉइंट, चतुर्भुज का एक प्रकार है, चतुर्भुज का एक प्रकार है, पहली बात। दूसरी बात 2D आकृति है, 2D आकृति है। अब समांतर चतुर्भुज को समझना, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा होती है बराबर। समांतर चतुर्भुज जो होता है उसमें आमने सामने की भुजा होती है बराबर। ये देखिए, आमने सामने की भुजा बराबर। अब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये तो भाई आपने आयत में भी पढ़ा है कि आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर। अब आमने सामने की भुजा बराबर तो आयत में भी होती है, तो कैसे अलग है, तो अलग कैसे है, ये दो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं तथा दो कोण 90 डिग्री से ज्यादा, दो कोण 90 डिग्री से ज्यादा। तो दो कोण 90 डिग्री से कम और दो कोण 90 डिग्री से ज्यादा। आप देख सकते हैं 90 डिग्री का मतलब होता है ये देखिए, ये होता है 90 डिग्री का मतलब। अब 90 डिग्री से कम कौन सा कोण है, तो ये देखिए, ये 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है और ये भी 90 डिग्री से ज्यादा है। तो दो कोण 90 डिग्री से कम, आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री से कम कैसे हैं, ये देखिए 90 डिग्री से कम है, ये देखिए 90 डिग्री से कम कैसे हैं, 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से ज्यादा कैसे हैं ये दोनों, तो आप देख सकते हैं 90 डिग्री से ज्यादा है, ये देखिए ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, उससे ज्यादा है। ये देखिए 90 डिग्री से ज्यादा कैसे हैं, तो 90 डिग्री का कोण ये बनेगा, इससे ज्यादा है।
तो ये दोनों कोण 90 डिग्री से ज्यादा, ये दोनों कोण 90 डिग्री से कम। और खास बात क्या है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण जो होते हैं यहां पे बराबर होते हैं। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये अगर कोण ए है मान लो, या इसको एक्स मान लो, तो ये भी एक्स होगा, ये अगर वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई होगा। बहुत बार तो यहीं से प्रश्न पूछ लिया है, सम्मुख कोण बराबर, ये दोनों ही कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों ही कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ध्यान रखिएगा सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो खास बात क्या है समांतर चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज का एक प्रकार 2D आकृति, आमने सामने की भुजा बराबर तो है लेकिन ये तो आयत में भी होती है। दो कोण 90 डिग्री से कम, दो कोण 90 डिग्री से ज्यादा। जो दो कोण 90 डिग्री से कम है उनको कहेंगे सम्मुख कोण, और जो दो कोण 90 डिग्री से ज्यादा है उनको भी बोलेंगे सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, मान लो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, आमने सामने की भुजा। क्षेत्रफल यहां पे होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है क्षेत्रफल, बेस इंटू हाइट। अगर बेस आप ए को बोलते हैं तो ऊंचाई हो जाएगा ये, ध्यान रखिएगा। अगर आप बेस बोलते हैं ए को तो ऊंचाई हो जाएगा ये देखिए, ये हो जाएगा ऊंचाई। अलग अलग बेस के लिए अलग अलग ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार अगर आप बेस अगर आप ए को बोलते हैं तो ऊंचाई हो जाएगा ये, इसको बोलेंगे ऊंचाई। यहां पे बी को ऊंचाई मत बोलना। अगर आप आधार बोलते हैं बी को, ये देखिए अगर आप आधार बोलते हैं बी को, तो आधार अगर आप बी को बोल रहे हैं, ये देखिए इसको अगर आप बोल रहे हैं आधार, ये जो आधार है इसको बोल रहे हैं आधार, तो इस केस में ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो आधार अगर आप बी को बोल रहे हैं तो ऊंचाई हो जाएगा ये देखिए, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो अलग अलग आधार के केस में ऊंचाई अलग अलग होगा। तो आप समझिए आधार में अगर मैं ए को बोल रहा हूं, ये आधार है, तो ऊंचाई होगा ये, इसको बोलूंगा ऊंचाई, बी को ऊंचाई मत बोलना। क्षेत्रफल यहां पे ए गुणा बी मत लिखना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे आयत में तो आप बोलेंगे सर आयत में तो किया था मैं, आयत में तो आप बोलेंगे किया था, तो आयत में दिक्कत नहीं था ना यार। आयत में अगर आधार ये है, ये देखो समझो, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आधार अगर ये है तो ऊंचाई ये बनेगा, 90 डिग्री पे ही ऊंचाई बनता है हमेशा। ये देखिए 90 डिग्री पे ही ऊंचाई मानते हैं आप हमेशा, लंब जो होता है उसी को ऊंचाई बोलते हैं। अगर मैं आधार इसको बोलूंगा, ये देखो अगर मैं आधार इसको बोलूंगा तो ऊंचाई इसको बोल सकता हूं। लंब जो होता है अभिलंब 90 डिग्री पर, उसी को ऊंचाई बोलते हैं। तो आधार अगर मैं इसको बोल रहा हूं, ये देखो आधार अगर ये है तो ऊंचाई होगा फिर ये देखिए ये ऊंचाई होगा। समझ आ रहा है? आधार अगर मैं इसको बोल रहा हूं, आधार अगर मैं इसको बोल रहा हूं तो ऊंचाई इस बार चेंज हो जाएगा। तो आधार के अकॉर्डिंग ऊंचाई चेंज होता है, कंफ्यूज मत होना। यहां पे ए इंटू बी मत बोलना, गलत हो जाएगा। तो आधार अगर मैं ए को बोल रहा हूं तो ऊंचाई इस स्थिति में ये होगा। आधार को आगे बढ़ा के जो लंब डलता है उसी को बोलते हैं ऊंचाई। हमेशा ऊंचाई अभिलंब ही होता है। उस आधार पे 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं ऊंचाई। इसको बोल सकते हैं 90 डिग्री का कोण, ये भी ऊंचाई ही है। ये दोनों बराबर ही तो होंगे, ये देखो ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो यहां पे क्षेत्रफल होगा आधार इंटू ऊंचाई, ध्यान रखेंगे। ये पहला फॉर्मूला क्षेत्रफल का। परिमाप आप बोल सकते हैं, परिमाप की अगर मैं बात करूंगा तो परिमाप में कोई दिक्कत नहीं है। परिमाप a प्लस बी, ए प्लस बी, ये हो जाएगा परिमाप। परिमाप में कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 2a प्लस 2b, 2 को बाहर निकाल दो, बचा कितना, a प्लस बी। परिमाप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल निकालते समय अगर ये आधार है तो इस केस में ऊंचाई होगा ये ऊंचाई होगा इस केस में। अभिलंब मतलब जो 90 डिग्री बनता है उस आधार पे, उसी को बोलते हैं हमेशा ऊंचाई। डायगोनल की यहां पे बात ही नहीं होगी, विकर्ण की बात नहीं होगी। केवल ध्यान रखेंगे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पहली बात, विकर्ण अलग अलग होंगे, क्या होंगे उससे कोई लेना देना नहीं है आपको। विकर्ण अलग अलग होंगे तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। कहने का मतलब ऐसा कुछ, ये देखो ये हो गया मान लो समांतर चतुर्भुज,
ये इसका एक विकर्ण है जो कि मान लो पहला विकर्ण है D1, ये है 24 सेंटीमीटर। ये इसका दूसरा विकर्ण है मान लो D2, ये है मान लो 16 सेंटीमीटर। तो 24 वाला ये हो गया 12, ये 12, 16 वाला ये हो गया 8, ये हो गया 8। तो ध्यान रखेंगे विकर्ण अलग अलग होंगे, सेम तो होंगे ही नहीं। सेम तभी होंगे जब चारों कोण क्या होंगे 90 डिग्री के, जैसा कि आयत में और वर्ग में था। तो सेम तो होंगे ही नहीं, पहली बात अलग अलग होंगे दोनों विकर्ण, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, ये करेंगे ही। तो D1 अगर 24 है तो उसका आधा क्या हो जाएगा 12 और 12। D2 अगर 16 है तो उसका आधा हो जाएगा 8 और 8। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। समांतर चतुर्भुज के लिए यहां पे केवल क्षेत्रफल को लेके थोड़ा सा सतर्क रहेंगे आप। ये अगर आधार बोलते हैं आप इसको अगर आप आधार बोल रहे हैं तो ऊंचाई क्या होगा, इस आधार पे सामने वाली भुजा से डाला गया लंब, इसी को बोलते हैं ऊंचाई। तो ये हो जाएगा ऊंचाई। समझ आ रहा है? तो इसको मैं ऊंचाई बोल रहा हूं, ये देखो एक ही बात है, इसको मैं ऊंचाई बोल रहा हूं, ये ऊंचाई हो जाएगा। अगर ये आधार है तो ऊंचाई यही रहेगा, इस बात को आपको समझना है। तो फॉर्मूला होता है इसका आधार गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। परिमाप क्या होता है a प्लस बी मतलब 2a प्लस 2b मतलब 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। विकर्ण अलग अलग होंगे क्योंकि चारों कोण 90 डिग्री के हैं नहीं, और एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। 90 डिग्री पर नहीं करेंगे, 90 डिग्री पर तभी करेंगे जब चारों भुजाएं क्या होंगी बराबर। याद रखो इसको। तो ये मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। अब बात करते हैं किसकी, तो बात करेंगे अब समचतुर्भुज की। अगला है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसको बोलते हैं रोम्बस। तो समचतुर्भुज के बारे में पहली बात, चतुर्भुज का एक प्रकार है, चतुर्भुज का एक प्रकार है। दूसरी बात 2D आकृति है। दूसरी बात क्या है, ये 2D आकृति। तो समचतुर्भुज चतुर्भुज का एक प्रकार तो है, साथ में क्या है 2D आकृति है। 2D आकृति है, ध्यान रखेंगे। चतुर्भुज का एक प्रकार है, साथ में इंपॉर्टेंट बात क्या है 2D आकृति है ये। अब कैसा दिखाई देता है, तो यहां पे चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। चारों ही भुजाएं क्या होंगी बराबर। जैसा कि वर्ग था वैसा ही समचतुर्भुज होगा। चारों भुजाएं क्या हैं बराबर। ये a है तो ये भी a, ये भी a और ये भी a। तो पहली खास बात क्या है, चारों भुजाएं बराबर। चारों भुजाएं बराबर। लेकिन केवल इतना बोल देने से समचतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि वर्ग में भी तो चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर। दूसरी बात, दो कोण 90 डिग्री से कम और दो कोण 90 डिग्री से अधिक। दो कोण 90 डिग्री से कम होता है और दो कोण 90 डिग्री से अधिक। दो कोण 90 डिग्री से कम और दो कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। अगला पॉइंट, दो सेट समानांतर रेखाएं। देख सकते हैं आप, दो सेट समानांतर रेखाएं होती हैं। तो एक सेट तो ये हो गया समानांतर रेखाओं का, एक सेट ये हो गया। ठीक, समानांतर रेखाएं ये भी तो है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये देखिए इन दोनों के बीच की दूरी हर पॉइंट पे सेम है। इन दोनों के बीच की दूरी हर पॉइंट पे क्या है, सेम है। तो दो सेट समानांतर रेखाएं। तो भुजा को मैंने क्या बोला है, ए बोला है। भुजा को मैंने ए बोला है। अब दो सेट समानांतर रेखाएं आप देख पा रहे हैं, एक सेट ये हो गया और एक सेट समानांतर रेखाओं का ये हो गया है। दो कोण 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम वाले दो कोण स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी आपको समांतर चतुर्भुज में बताया था। दो कोण 90 डिग्री से अधिक, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। दो कोण 90 डिग्री से अधिक है। तो यहां पे भी सम्मुख कोण क्या होंगे बराबर। यहां पे भी सम्मुख कोण क्या होंगे बराबर। आमने सामने के कोणों को सम्मुख कोण बोलते हैं। ये दोनों कोण अगर x हैं, ये दोनों कोण क्या है y, तो ये दोनों ही बराबर हैं, ये दोनों ही क्या है बराबर। कुछ प्रश्न यहीं से खत्म हो जाएंगे आपके। तो सम्मुख कोण बराबर। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। जैसा कि मैंने बताया था विकर्ण अलग अलग होंगे। क्यों होंगे विकर्ण अलग अलग, क्योंकि चारों कोण 90 डिग्री के नहीं हैं। चारों कोण 90 डिग्री के अगर होंगे तो ही दोनों विकर्ण बराबर होंगे, जैसा कि आयत में और वर्ग में था।
समांतर चतुर्भुज में भी आपने देखा दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, यहां पे भी दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे, तो क्षेत्रफल क्या होगा, एक विकर्ण D1 है, दूसरा D2, तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 D1 इंटू D2, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। यूनिट आपको पता ही है, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही इसका यूनिट होगा। अब बात करें अगर परिमाप की, तो परिमाप तो आप देख ही पा रहे हैं, a प्लस a कितना हो जाएगा 4 इंटू a, मतलब 4 इंटू भुजा, ये हो जाएगा परिमाप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे खास बात जो है वो ये है कि भाई दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे, दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं। कारण आपको पता है क्योंकि चारों कोण 90 डिग्री के नहीं हैं, दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं, लेकिन खास बात क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित तो करेंगे, लेकिन 90 डिग्री पर, 90 डिग्री के कंसेप्ट को आपने समझा है कि 90 डिग्री पे समद्विभाजित तभी करेंगे जब चारों भुजा बराबर होगी। अगर मान लो ये D1 है जो कि 24 सेंटीमीटर है मान लो, और ये D2 है जो कि 16 सेंटीमीटर है, तो ये तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, ये 8, लेकिन खास बात ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। कहने का मतलब अगर मैं आपको दो विकर्ण दे दिया तो भुजा बता दोगे, और भुजा मिल गया तो आपको सब मिल जाएगा, परिमाप भी मिल जाएगा। अगर दो विकर्ण आपको मैं दे दिया, तो दो विकर्ण दे दिया तो आपको तुरंत पता है कि भाई एक 24 है मतलब ये 12 होगा, और एक 16 है मतलब ये 8 होगा। अब एक 12 है मतलब आधा, ये 12 है, ये 8 है, तो आपको पता क्या है कि भाई ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री बोलने का मतलब क्या है, ये देखिए, ये हो गया कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, ये है 12, ये है 8, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण मिल गया, कर्ण मिल गया मतलब भुजा मिल गया आपको। तो दोनों विकर्ण अगर गिवन है, दोनों विकर्ण अगर गिवन है तो भुजा तुरंत बता दोगे आप, भुजा तुरंत बता दोगे। अच्छा, भुजा दे दिया मैं आपको और एक विकर्ण भी दे दिया, भुजा दे दिया और एक विकर्ण भी दे दिया, तो दूसरा विकर्ण तुरंत बता दोगे। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। भुजा दे दिया, जैसे भुजा मैं आपको दे दिया ये, अब एक विकर्ण दिया तो उसका आधा मिल गया, दूसरे वाले का आधा कहां से निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। समझ आ रहा है? इस बार स्थिति कैसी होगी, इस बार स्थिति ऐसी होगी कि सर मेरे को इस बार ये तो पता है, ये पता है, ये निकालूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। ये हमेशा कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो अगर दोनों विकर्ण आपको दे दिया मतलब आधा आधा दोनों विकर्ण का पता है, तो भुजा बता दोगे आप। भुजा दे दिया और एक विकर्ण दे दिया मतलब भुजा पता है और एक विकर्ण का आधा पता है, दूसरे विकर्ण का आधा निकाल के उसका दोगुना करोगे, पूरा विकर्ण मिल जाएगा। और दोनों विकर्ण मिल गए तो क्षेत्रफल बता सकते हो आप। यही सब प्रश्न बनते हैं। तो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करने वाली बात बहुत खास है। 90 डिग्री पर समद्विभाजित करने वाली बात बहुत ही खास बात है, इसका विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। तो 90 डिग्री पर विकर्ण तभी समद्विभाजित करेंगे जब चारों भुजाएं बराबर होंगी, जो कि वर्ग में होती है और समचतुर्भुज स्क्वायर और रोम्बस में। तो ये फॉर्मूले हैं। क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ये बनेगा क्षेत्रफल। चलो अब आते हैं लास्ट चतुर्भुज जो बचा है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक, समलंब चतुर्भुज बचा है। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है इसको समझेंगे। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तो समलंब चतुर्भुज पहली बात चतुर्भुज का एक प्रकार ही है, चतुर्भुज का एक प्रकार है पहली बात। तो दूसरी बात 2D आकृति है, 2D आकृति है, चतुर्भुज का एक प्रकार है और दूसरी बात क्या है, 2D आकृति है। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है समझेंगे। समलंब चतुर्भुज में एक सेट होता है समानांतर रेखाओं का,
एक सेट होता है समानांतर रेखाओं का और एक सेट होता है प्रतिच्छेदी रेखाओं का। एक सेट होता है प्रतिच्छेदी रेखाओं का। ये देखिए, ये सेट है समानांतर रेखाओं का और ये सेट है प्रतिच्छेदी रेखाओं का। तो कैसे पहचानेंगे कि समलंब चतुर्भुज है? तो एक सेट होगा समानांतर रेखाओं का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सेट समानांतर रेखाओं का है, और एक सेट होगा प्रतिच्छेदी रेखाओं का, ये प्रतिच्छेदी रेखाओं का है। अच्छा, ऐसा भी बनता है, ये देखिए ऐसा भी बन सकता है। इस बार ये वाला सेट हो जाएगा समानांतर रेखाओं का और ये वाला सेट हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाओं का। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब जो एक दूसरे को कट करती हैं आगे बढ़ाने पर। समानांतर रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। इसको मैं क्या बोलूंगा? तो इसको मैं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई बोल सकता हूं। ए क्या है और बी क्या है? तो समानांतर भुजाओं की लंबाइयां। जो समानांतर भुजाएं हैं, जो समानांतर भुजाएं हैं, इनकी लंबाइयां क्या हैं? ए और बी। लंबाइयां हैं इनकी ए और बी। समानांतर भुजाएं जो है उनकी लंबाइयां हैं ए और बी। एच क्या है? समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इसको क्या बोलेंगे आप? एच, या फिर इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं। ऊंचाई क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी को एच या इसी को ऊंचाई बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी इंटू समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो हाफ ए प्लस बी इंटू एच, ये होता है इसका क्षेत्रफल। एक ही फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है, 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, ए प्लस बी इंटू कितना? एच। उसको ऊंचाई बोलो या समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी बोलो, एक ही बात है। इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ही फॉर्मूला इसमें काम का है। समलंब चतुर्भुज 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं के लंबाइयों का योग इंटू एच। एच मतलब क्या? उनके बीच की दूरी बोलो या ऊंचाई बोलो। तो हाफ ए प्लस बी इंटू एच, ये होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यहीं से प्रश्न बनता है। आपको ए बी बोल देगा, एच बोल देगा, क्षेत्रफल पूछ लेगा। क्षेत्रफल दे दिया, एच दे दिया, ए और बी में अनुपात दे दिया। अनुपात दिया है तो के पद में मान के ए और बी रख दो। एच पता है, क्षेत्रफल पता है, के मिल जाएगा। के मिल गया तो ए और बी मिल जाएगा। तो ये सारे चतुर्भुज के बारे में आपने जानकारी ले ली। सबसे पहले आपने समझा चतुर्भुज होता क्या है। तो चार भुजाओं से बनी बंद आकृति, इसको बोलते हैं चतुर्भुज, जिसमें चार कोण भी होते हैं। ये सारे आकृतियों को देखेंगे तो चतुर्भुज है, ये वाली आकृति चतुर्भुज की आकृति नहीं है। इसके बाद आपने समझा चतुर्भुज में पहला आयत मतलब रेक्टेंगल। ये सारी जानकारी आपने देखी, आयत के बारे में देख सकते हैं। ये सारी जानकारी आपने देखी है आयत के बारे में। इससे बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोनों विकर्ण बराबर, क्योंकि चारों कोण होते हैं 90 डिग्री के। समद्विभाजित करेंगे विकर्ण, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करेंगे यहां पे। इसके बाद आपने देखा वर्ग को, तो वर्ग को आपने देखा तो वर्ग के बारे में भी आपने सारी जानकारी ले ली। अच्छा, एक पॉइंट वर्ग के बारे में छूट गया। वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण के बीच संबंध क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण के बीच क्या संबंध होता है? ये थोड़ा छूट गया था, बाकी आप निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल एरिया, ये क्या होता है? ए स्क्वायर। और वर्ग का विकर्ण डी, ये क्या होता है? तो डी का वैल्यू आपको पता है क्या होता है? a√2, यही तो होता है। ये देखो, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, कहां पे है? ये रहा, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, और डी क्या होता है? a√2 होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण में संबंध बताना है, तो यहां से a का वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? d/√2 लिख सकता हूं। a का वैल्यू को d/√2 लिख सकता हूं और a का वैल्यू को यहां पुट कर दो। अब a का वैल्यू को यहां पुट करोगे तो क्या आएगा? देखो, d/√2 पूरे का स्क्वायर। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? d का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। तो a का वैल्यू आ जाएगा d²/2।
ए का वैल्यू आ जाएगा डी स्क्वायर बाई 2। समझ आ रहा है? तो ये वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण के बीच संबंध हो गया। विकर्ण दिया, तुरंत क्षेत्रफल बता सकते हो। तो ये सारी जानकारी आपने वर्ग के बारे में देखी। खास बात क्या थी? एक दूसरे को विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे, ये खास बात थी। इसके बाद आपने समझा किसको? तो इसके बाद आपने समझा समांतर चतुर्भुज को। समांतर चतुर्भुज किसके जैसा होता है? आयत के जैसा। डिफरेंस क्या है? दो कोण 90 डिग्री से कम और दो कोण 90 डिग्री से ज्यादा। क्षेत्रफल में डिफरेंस है आधार गुणा ऊंचाई। आपने ऊंचाई को अच्छी से समझा है। विकर्ण अलग अलग होंगे क्योंकि चारों कोण बराबर नहीं है, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। इसके बाद आपने समझा समचतुर्भुज को। तो समचतुर्भुज के बारे में खास बात आपने समझी। जो खास बात क्या है? विकर्ण अलग अलग तो होंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे। क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। इसके बाद लास्ट आपने देखा समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है? यह आपने देखा एक सेट समानांतर रेखाएं होंगी और एक सेट होगा प्रतिच्छेदी रेखाओं का। समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग इंटू ऊंचाई इंटू 1/2, ये क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। वृत्त को और समझा देता हूं मैं जल्दी से। वृत्त के फॉर्मूले क्या होते हैं? अगले वीडियो में आपको त्रिभुज के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे और उस पर आधारित प्रश्न। अगले वीडियो में त्रिभुज के सारे फॉर्मूले, जैसे मैंने आयत के बताए, वर्ग के बताए, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज पूरा कंप्लीट। प्रश्न तो आसानी से बनेंगे, प्रश्न में कुछ रहता ही नहीं है, फॉर्मूले समझने होते हैं आपको। तो वृत्त की अगर मैं बात करता हूं तो वृत्त आपको पता है। तो वृत्त आपको पता है, ये हो गया वृत्त। सेंटर में ले लिया क्या इसका? O। तो वृत्त जिसका केंद्र क्या है? O है और त्रिज्या को मैं ले लिया R। त्रिज्या मतलब रेडियस, रेडियस को मैं ले लिया R। रेडियस किसको बोलते हैं? केंद्र से किसी भी एक छोर को मिला दीजिए, आप किसी भी छोर को मिला दीजिए, ये सब क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या किसको बोलेंगे? समझ में आ गया होगा। तो केंद्र से आप किसी भी छोर को मिला दीजिए तो वो त्रिज्या हो जाएगा। तो ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, जिसको मैं बोल रहा हूं कितनी? R। अच्छा, यहीं पे व्यास को समझ लीजिए। तो व्यास क्या होता है? तो व्यास होता है केंद्र से होते हुए एक छोर से दूसरे छोर को मिलाएंगे। केंद्र से होते हुए एक छोर से दूसरे छोर को मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं व्यास, डायमीटर। ये देखिए, ये मान लीजिए केंद्र है, तो केंद्र से होते हुए एक छोर से दूसरे छोर को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? व्यास। ये देखिए, ये सब क्या है? व्यास हैं। ये देखिए, केंद्र से होते हुए एक छोर से दूसरे छोर को मिलाऊंगा तो ये क्या होता है? व्यास। मतलब व्यास आप बता सकते त्रिज्या का 2 गुना होगा। व्यास क्या होगा? त्रिज्या का 2 गुना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डी से, डायमीटर से। तो व्यास जो होगा वो त्रिज्या का 2 गुना होगा। तो आप लिख सकते हैं d बराबर 2 इंटू R, या फिर R बराबर कितना लिख सकते हैं? d/2। तो ये व्यास और त्रिज्या के बीच का संबंध आपको पता होना चाहिए। त्रिज्या, ये देखो, ये त्रिज्या है, ये कितना है? R। ये भी त्रिज्या है, ये कितना है? R। ये एक त्रिज्या R, तो ये भी त्रिज्या R। इस पूरे को क्या बोलूंगा? व्यास। तो व्यास कितना के बराबर है? 2 ठो त्रिज्या के बराबर है। तो व्यास 2 ठो त्रिज्या के बराबर है। तो व्यास क्या हो जाएगा? 2 गुणा त्रिज्या, या फिर त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास का आधा। तो d बराबर 2 इंटू R। जैसे मान लो त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा? त्रिज्या का 2 गुना, मतलब 10 सेंटीमीटर। अगर व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास का आधा, मतलब कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया व्यास और त्रिज्या के बीच संबंध। अब बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है? तो ये आपको पता है, रेडियस के पद में अगर देखूंगा तो πr²। R क्या है? यहां पे रेडियस है। अगर आप त्रिज्या के पद में देखना चाहते हैं, वैसे इसको ध्यान रखेंगे πr²। अगर आप रेडियस ना लेकर आप देखना चाहते हैं किसके पद में? व्यास के पद में। तो व्यास के पद में क्षेत्रफल बता सकते हैं। R का वैल्यू को d/2 पुट कर दीजिए। R का वैल्यू को d/2 पुट कर दीजिए तो ये हो गया πd²/4। d² 2 का वर्ग कितना? 4। तो त्रिज्या के
टर्म में पाई आर स्क्वायर और व्यास के टर्म में क्या होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप रेडियस के टर्म में ध्यान रखिए पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर होता क्या है डी बाई 2 होता है, तो रेडियस के प्लेस पे डी बाई 2 लिख सकते हैं, तो आर के प्लेस पे डी बाई 2 लिखा तो डी स्क्वायर बाई कितना हो गया 4 हो गया। तो मेन आपको समझना था यहां पे सबसे पहली बात वो ये है कि क्षेत्रफल बताएगा क्या, तो क्षेत्रफल आप ये क्षेत्र जो घेरा है ये सर्कल ये होता है क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। बात करता हूं परिधि की, पेरीमीटर बोलते हैं परिधि। परिधि क्या होता है, तो परिधि इसको बोलते हैं, ये देखिए इसको बोलते हैं परिधि। ये जो परिमाप था चतुर्भुज में वही यहां पे क्या बनेगा परिधि। तो परिधि क्या होगा समझो, यहां पे ये आर रेडियस को मैं कितना एंगल घुमा देता हूं, तो इस आर रेडियस को मैं 2 पाई एंगल घुमा दिया तो परिधि कितना हो गया 2 पाई आर हो गया। यूनिट तो पता है क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में, और परिधि का यूनिट किसमें होगा मीटर या सेंटीमीटर में होगा। तो आप बता सकते हैं क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर और परिधि क्या होगा 2 पाई आर। कैसे निकाला परिधि, तो देख सकते हैं ये आर रेडियस है, इस आर रेडियस को मैं कितना घुमा दिया 2 पाई एंगल घुमा दिया, तो इस आर रेडियस को अगर मैं 2 पाई एंगल घुमा दिया तो परिधि कितना हो गया 2 पाई आर हो गया। तो परिधि हो गया 2 पाई आर, क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। डायमीटर के टर्म में देखेंगे तो आर का वैल्यू डी बाई 2 होता है, तो पाई इंटू डी। समझ आ रहा है, 2 इंटू आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू आर के प्लेस पे डी लिख सकते हैं, तो पाई इंटू डी। लेकिन ध्यान रखना है दो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर, ये होता है क्षेत्रफल, ये होता है परिधि। परिधि क्या है, तो ये है परिधि, ध्यान रखेंगे ये परिधि है। अब यहां पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको समझना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये भी इंपॉर्टेंट है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, मान लो एक वृत्त है, इसमें से आप कोई सेक्टर कट किए हैं, देखो इसमें से मान लो कोई सेक्टर आप कट कर दिए, इतना सेक्टर आपने कट कर दिया, ये थीटा डिग्री है, इतना सेक्टर आपने कट कर दिया। इस सेक्टर का मेरे को चाहिए क्षेत्रफल, ये सेक्टर आपने कट किया है, इस सेक्टर का मेरे को क्षेत्रफल चाहिए, मतलब ये पूरा मेरे को स्पेस चाहिए कितना होगा इस सेक्टर का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड सेक्टर बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ सेक्टर, इसको बोलूंगा मैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोलेंगे इसको, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेक्टर। अब एक बात समझो, 360 डिग्री के लिए 360 डिग्री के लिए क्षेत्रफल कितना था, तो पाई आर स्क्वायर, यह आपको भली भांति पता है। 360 डिग्री के लिए क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर 1 डिग्री के लिए क्षेत्रफल निकालना है, एक एक नियम, 4 किलो का मूल्य 12 रुपए है तो 25 किलो का मूल्य कितना होगा, तो 4 किलो का मूल्य 12 रुपए, तो 1 किले का मूल्य 12/4, तो 25 किले का मूल्य 12/4 इंटू 25। तो 360 डिग्री के लिए क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, भाई 360 डिग्री पूरे सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, मतलब 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 360। तो थीटा डिग्री के लिए क्षेत्रफल, थीटा डिग्री के लिए क्षेत्रफल, तो थीटा डिग्री के लिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू थीटा। यह हो जाएगा फॉर्मूला त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का। याद करने की आवश्यकता थोड़ी है, समझना है इसको, समझ गए तो प्रश्न में कुछ है ही नहीं। थीटा डिग्री के लिए क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू थीटा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बोलने का मतलब ये देखिए इसकी लंबाई बोल रहा हूं, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई अगर मैं बोलूंगा तो चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई तो आपको पता है, आप बोलेंगे सर 360 डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए जो लंबाई होती है वो कितनी होती है 2 पाई आर, जो कि आपने पढ़ा है अभी। तो 1 डिग्री के लिए लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 1 डिग्री के लिए लंबाई हो जाएगी यहां पे 2 पाई आर बटा 360, 2 पाई आर बटा 360। तो थीटा डिग्री के लिए लंबाई बता सकते हैं, थीटा डिग्री के लिए लंबाई ये हो जाएगी 2 पाई आर बटा 360 इंटू थीटा,
ये हो गया चाप की लंबाई का फॉर्मूला। कितना आसान है, आपको त्रिज्या खंड कोई काटे हैं तो उसका क्षेत्रफल बता सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर, तो 1 डिग्री के लिए इतना, तो थीटा डिग्री के लिए इतना हो जाएगा। तो आप देख लीजिए वृत्त में क्या क्या फॉर्मूले बने हैं। सबसे पहले वृत्त क्या होता है पता है आपको, केंद्र O है, त्रिज्या R है, व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना। तो व्यास और त्रिज्या में संबंध पता होना चाहिए, व्यास त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या व्यास की आधी। अगर R 5 है तो D होगा 10, D 10 है तो R होगा 5। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक, इसके बाद आपने समझा त्रिज्या खंड काटे हैं तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई निकाल सकते हैं आप। अब यहां पे जीवा कॉर्ड करके आता है, जीवा ये क्या होता है, तो जीवा कुछ नहीं होता, जीवा 2 छोर को मिला दीजिए, यही जीवा है। ये देखिए, जरूरी नहीं कि केंद्र से ही जाए, केंद्र से जा सकती है लेकिन जरूरी नहीं कि केंद्र से ही जानी है। ये देखिए, ये सब क्या है, जीवा है। ये देखिए, ये भी क्या है, जीवा है। तो आपने पढ़ा होगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा जो है वो वृत्त का व्यास होता है, कॉर्ड बोलते हैं इसको। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसकी व्यास होती है। तो जीवा मतलब 2 छोरों को मिलाओ। अब आवश्यक नहीं कि केंद्र से ही जाए, केंद्र से जाएगा, व्यास को भी आप जीवा बोलेंगे। ये देखिए, ये व्यास है, ये जीवा भी है, लेकिन ये केवल जीवा है, व्यास नहीं है। व्यास के लिए कंपलसरी केंद्र से ही जाना चाहिए, जीवा के लिए कंपलसरी नहीं है। तो ये हो गया आपका वृत्त और ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बहुत आसानी से बता सकते हैं। पूरे सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री के लिए बता सकते हैं, तो थीटा डिग्री के लिए बता सकते हैं। पूरे सर्कल के लिए 2 पाई आर, तो 1 डिग्री के लिए बता सकते हैं, थीटा डिग्री के लिए बता सकते हैं। ठीक, अब अर्धवृत्त, ये लास्ट देख लीजिए। और अर्धवृत्त, ठीक, आधा वृत्त। तो अर्धवृत्त का मतलब क्या हो जाएगा, वृत्त को आधा काट दीजिए। देखिए, वृत्त को आधा काट देते हैं तो अर्धवृत्त बन जाएगा। ये देखिए, अर्धवृत्त ऐसा कुछ बन जाएगा। ये इसका सेंटर है O। आधा वृत्त हो गया भाई, सिंपल सी बात है, पूरे वृत्त को आधा काट देंगे। देखो एक बार, ये मान लो पूरा वृत्त है, इसको आधा काट दीजिए। अब आधा काटेंगे तो क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा। ये देखिए, ये इसको काट दिया इस प्रकार से, तो ये बन गया आपका आधा वृत्त। इसको बोलेंगे अर्धवृत्त, हाफ सर्कल। अब अर्धवृत्त की त्रिज्या तो R ही रहेगी, सिंपल सी बात है, त्रिज्या तो R ही रहेगी, व्यास तो 2D ही रहेगा, मतलब सॉरी, व्यास तो D रहेगा, और D क्या होता है, डबल होता है R का। क्षेत्रफल की बात करूंगा तो बहुत आसान है। देखो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, उसमें से आधा अलग कर दो तो पाई आर स्क्वायर बटा 2, ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2। ठीक, परिधि को समझना, यहां पे एक प्रश्न पूछा गया था अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ था व्यापम का, परिधि को लेके गलती कर रहे थे बच्चे। उन्होंने क्या किया, पूरा परिधि कितना है, तो परिधि पूरा होता है 2 पाई आर, तो आधा कितना हो जाएगा, पाई आर। ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा समझना। परिधि मतलब बाहर का माप, तो ये है पाई आर, पूरा 2 पाई आर, तो उसका आधा पाई आर, लेकिन उसमें ये भी तो ऐड होगा, ये भी तो परिधि में आ जाएगा, बीच से काटे हैं तो ये भी तो बाहर का हिस्सा आ जाएगा। सर्कल में तो ये आपने बोला 2 पाई आर, ये देखिए, इसको आपने बोला 2 पाई आर, इसका आधा हो गया पाई आर। ये देखिए, इसका आधा ये हो गया पाई आर, लेकिन परिधि में इस बार ये भी शामिल हो जाएगा। कितना है ये, आर प्लस आर, मतलब पाई आर प्लस 2r, ये होगा परिधि। समझ आ रहा है, पाई आर प्लस 2r, गलती मत करना, सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। ये होगा परिधि। क्षेत्रफल आएगा मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में, परिधि आएगा मीटर में या फिर सेंटीमीटर में, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। तो पाई आर, अब क्षेत्रफल में तो दिक्कत नहीं है, पूरा क्षेत्रफल, ये देखो पूरा क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2। लेकिन आप परिधि को देखोगे तो पूरा परिधि पहले क्या था, 2 पाई आर, उसका आधा पाई आर, साथ में ये वाला लाइन भी तो आएगा परिधि में, बाहर का माप, तो ये कितना है 2r, r प्लस r, या फिर d बोल दो, तो पाई आर प्लस 2r, ये हो जाएगा परिधि। ये सारे फॉर्मूले हो गए वृत्त के, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। बचता है त्रिभुज और इन पूरी आकृतियों पर आधारित कुछ प्रश्न। तो त्रिभुज और इन पूरी आकृतियों पर आधारित प्रश्न, इसका एक वीडियो आपको कल मिल जाएगा।
तो आज चतुर्भुज के सारे प्रकार हो गए। फॉर्मूले पे ही प्रश्न पूछता है, फॉर्मूले अगर आपको समझ आ गए तो प्रश्न आसानी से बन जाएंगे, सीधे सीधे फॉर्मूले ही पूछ लेता है। तो चतुर्भुज और वृत्त कंप्लीट हो गया है, जितने भी टाइप थे वो सारे बता दिया। पहले त्रिभुज क्या होता है, कौन कौन से प्रकार, उसके सारे फॉर्मूले समझाऊंगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है त्रिभुज में। बच्चे बोलते हैं सर ये फॉर्मूला कब यूज करें, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला सर कब यूज करना है, ये फॉर्मूला सर कब यूज करना है, ये भी तो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का ही। तो सब बताऊंगा, एक भी डाउट आपको नहीं रहेगा कब कौन सा फॉर्मूला। दोनों ही त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं, लेकिन कब कौन सा फॉर्मूला सुविधा के अनुसार काम करेंगे, सुविधा क्या होगी, कैसी होगी, ये सब कल बताऊंगा आपको। तो कल एक और वीडियो मिलेगा जो कि त्रिभुज पे आधारित होगा। पहले तो मैं त्रिभुज के सारे प्रकार बता दूंगा, उसके फॉर्मूले, उसके बाद तीनों के मिक्स प्रश्न आपको करा दूंगा, यहां से प्रश्न आना तय है। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, लंबा वीडियो बन चुका है ऑलरेडी। कल देखेंगे इसके आगे का, तब तक के लिए धन्यवाद।